हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ए टू जेड पर। मैं अजीत कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही महान व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में, और इनसे जो भी जानकारी होगी उनको हम सीखेंगे तथा समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले इनकी जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के आनंद भवन इनके घर में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जगह पर, और इनका घर का क्या नाम था? आनंद भवन। ये इनका जो जन्म हुआ था एक बहुत ही शाही परिवार, यानी कि बहुत ही मतलब कि धनाढ़ परिवार में इनका जन्म हुआ था। फिर इनके पिता की बात की जाए तो इनके पिता का जो नाम था मोतीलाल नेहरू था, जो कि एक बहुत ही विद्वान तथा महान वकील थे। फिर इनकी माता की बात की जाए तो इनकी माता का जो नाम था स्वरूपा रानी नेहरू था। उसके बाद इनकी पत्नी की बात की जाए तो इनकी पत्नी का जो नाम था कमला नेहरू था, जिनसे इनका विवाह 1916 ईस्वी में हुआ था। अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए, चूंकि ये बहुत ही धनी परिवार से बिलोंग करते थे, तो इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी पहले तो घर में हुई। उसके बाद जो आगे की शिक्षा हुई, जैसे कि माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, इसके लिए उन्होंने अनेक विश्व के बड़े बड़े तथा अच्छे विश्वविद्यालयों में जाकर पढ़ाई की, तथा वहां से इन्होंने यहाँ पे कौन कौन से जगह इन्होंने पढ़ाई की थी विश्वविद्यालय के तौर पे? तो लंदन, आयरलैंड, बेल्जियम, ऐसी ऐसी जगहों पे इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। उसके बाद इन्होंने जो स्नातक यानी कि जो ग्रेजुएशन किया था वो प्राकृतिक विज्ञान से यानी कि नेचुरल साइंस से इन्होंने स्नातक किया था। उसके बाद इन्होंने लॉ भी पढ़ा था। तो लॉ का जो डिग्री था इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, जो कि लंदन में स्थित है, यहीं से उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी। उसके बाद हम बात करेंगे, जब ये वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत 1912 में वापस लौटे, तो ये इलाहाबाद के उच्च न्यायालय में वकालत के रूप में अपना कार्यभार संभालने लगे। उसके बाद 1916 में ये महात्मा गांधी के संपर्क में सबसे पहले, तथा 1919 में जो हमारा रॉलेट एक्ट हुआ था उसमें महात्मा गांधी के साथ जवाहरलाल नेहरू शामिल थे। तो जब ये जवाहरलाल नेहरू पहली बार महात्मा गांधी से जुड़े थे, तो इन्होंने उनकी जो गांधी जी की जो विचारधारा थी और व्यक्तित्व थी उनके, उनसे ये इतना प्रभावित हुए कि ये स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े, अपनी वकालत को छोड़कर और स्वतंत्रता आंदोलन में चल पड़े। यहीं से उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में प्रथम कदम रखा। तथा उसके बाद हम लोग बात करेंगे 1926 से, ये कांग्रेस के एक बार महासचिव रहे थे। तो 1926 से 28 तक लेकर ये कांग्रेस के महासचिव रहे थे। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कि यहां से उन्होंने, जब से गांधी जी से इनका भेंट हुआ, तो उससे पहले ये बहुत ही अच्छी तरह से जीवन को व्यतीत करते थे, जैसे कि ठाठ से जीवन व्यतीत करते थे। लेकिन जब से गांधी जी से इनका भेंट हुआ, उसके बाद इन्होंने ऐश्वर्य जीवन को छोड़ दिया, तथा खादी कपड़ा और जो गांधी टाइप का एक टोपी जो इस प्रकार का होता है, उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने धारण किया। तथा ये स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बहुत बार जेल गए, जिसमें कि पहली बार इन्होंने, जब भारत में असहयोग आंदोलन हुआ था, तो पहली बार जवाहरलाल नेहरू जेल में गए थे। अगर इनकी पूरी जीवन की बात की जाए, इन्होंने जीवन में कितनी बार जेल गई थी, तो इन्होंने अपनी जीवन में स्वतंत्रता संग्राम के लिए यानी कि अपने देश भारत के लिए टोटल 9 बार जेल गए थे। उसके बाद बात किया जाए 1929 के जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, इसमें उन्होंने भारत की ओर से अध्यक्षता की थी, तथा इसी में उन्होंने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा था। तथा जिसके बाद आगे चलकर 26 जनवरी 1930 को भारत में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने जाने की पहली बार घोषणा की, तथा भारत का तिरंगा फहराया गया। आगे बात किया जाए तो 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो इन्होंने जब चुनाव लड़ा था कांग्रेस, तो कांग्रेस ने टोटल 214 जगहों में से 205 जगहों पर अपनी जीत हासिल की। आगे बात किया जाए तो 1946 में जब भारत में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो उसमें कांग्रेस की पार्टी ने कुल 214 सीटों में से 205 सीटों पर जीत हासिल की थी। उसके बाद आता है 1939 का दौर, जब 1939 में
द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो उसमें भारत के लोगों को उसमें शामिल किया जा रहा था अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए। इस वजह से जो जवाहरलाल नेहरू थे उदास हो गए और भारत की जो असेंबली थी उस समय की, उन्होंने असेंबली को भंग कर दिया। फिर आगे बात करते हैं तो 1950 में इन्हीं की देखरेख में जो पहले भारत में पंचवर्षीय योजना चलता था, 5 वर्ष का योजना, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। और इसका शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो इसका शुरुआत जो पंचवर्षीय योजना था वो रूस से लिया गया था और रूस के द्वारा ही इन्होंने प्रारंभ किया था। फिर आगे बात करते हैं तो 1951 में जो है प्रथम एशियाई खेलों का भारत में आयोजन हुआ था। भारत में जो प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन था 1951 में इन्हीं की देखरेख में प्रारंभ किया। भारत जब 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ तो उस समय जो प्रधानमंत्री और जो भी भारत की सरकार थी उसमें हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनने का गौरव हासिल किया तथा ये एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में अभी तक कार्यकाल किया था तथा इनकी जो मृत्यु हुई थी प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। तो ये भी हमारा सवाल होता है कि भारत के वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिनका मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हुई? तो कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और हमसे अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे लंबे समय तक, सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसका भी जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। कब से कब तक थे? तो जब भारत आजाद हुआ 1947 से लेकर 1964 तक, जब तक कि इनकी मृत्यु ना हो गई तब तक से इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला। और प्रधानमंत्री रहते हुए इन्होंने अनेक बहुत सारे भारत के लिए काम किए जो कि भारत के हित में था। ये जो प्रधानमंत्री 1947 से लेकर 1964 तक थे, ये लगातार जो है 17 वर्षों तक हमारे प्रधानमंत्री रहे थे। फिर आगे बात किया जाए इनकी विदेश नीति। इनकी अक्सर कहा जाता है कि इनकी विदेश नीति बहुत ही खराब थी, जो कि चीन के युद्ध से पता चलता है और कुछ, लेकिन इनकी विदेश नीति अगर कहीं देखी जाए तो इनकी विदेश नीति बहुत अच्छी थी और सुदृढ़ भी मानी जाती है। कैसे? तो इनकी जो विदेश नीति थी, जब जोसेफ ब्रोज टिटो और एक अब्दुल कलाम नासिर के साथ इन्होंने मिलकर एशिया और अफ्रीका के लिए उपनिवेशवाद को समाप्त करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किया था। यानी कि जब भारत में उस समय की दौर की बात की जाए तो उस समय जो विश्व में जो माहौल बना हुआ था, एक तो द्वितीय विश्व युद्ध था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में दो तरफ से सेना लड़ रहे थे। एक तरफ अमेरिका के तरफ से सेना लड़ रहे थे और दूसरी तरफ जो थे रूस की तरफ से सेना लड़ रहे थे। तो दोनों में बहुत मतलब कठोर संघर्ष चल रहा था और दोनों अपने अपने जो था अपने अपने पक्ष को रखकर अपने अपने तरफ अनेक देशों को शामिल करना चाहते थे। रूस चाहता था कि हम में शामिल हो जाए, अमेरिका चाहता था कि बहुत सारे देश हमारे तरफ शामिल हो जाए जिससे कि हम जीत हासिल कर सकें। तो उसी में उन दोनों में इतना संघर्ष हो रहा था। तो भारत देश से उस समय पूछा गया कि आप किस तरफ रहना चाहते हैं? तो जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि न मैं अमेरिका के साथ रहना चाहता हूँ और न मैं रूस के साथ रहना चाहता हूँ, हम एक अलग ही तीसरी दुनिया बनाएंगे। क्योंकि उस समय जो बहुत अमेरिका और रूस के बीच हुआ था तो उसमें अमेरिका को पहली दुनिया और रूस को दूसरी दुनिया कहा जाता था। तो भारत से पूछा गया कि आप किस तरफ आएंगे? तो जवाहरलाल नेहरू ने बहुत ही सूझबूझ से उसका जवाब दिया था, निर्भीकता से उन्होंने कहा कि नहीं हम अमेरिका की तरफ से रहेंगे और ना ही रूस की तरफ से, हम एक अपना अलग ही पार्टी बनाएंगे जो कि हमारा जो पार्टी है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? शांति रहेगा। तो उसी समय इन्होंने ब्रज टिटो और अब्दुल कलाम नासिर के साथ जो मिलकर एशिया और अफ्रीका में उपनिवेशवाद को समाप्त किया। उसके बाद इन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन यानी कि नॉन NAM की शुरुआत की। ये NAM यानी कि जो गुट निरपेक्ष है, नॉन एलाइंग मूवमेंट, वो ना पहली दुनिया थी ना और दूसरी दुनिया थी। ये जो भारत की थी ये अपनी तरफ की तीसरी दुनिया थी। उसके बाद बात की जाए तो इन्होंने पंचशील सिद्धांत भी दिया था। पंचशील सिद्धांत जो है भारत और चीन के बीच में हुआ था, जिससे कि बाद में चीन ने धोखा करते हुए 1962 में भारत के साथ लड़ाई कर दी, जिसमें भारत को बहुत ही बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ा हार के रूप में। तो वही हमने लिखा है पंचशील सिद्धांत जो था भारत और चीन के बीच में था। उसके बाद जो 1962 में जो भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था उसमें भारत हार गया था। और देखिए यही हार का कारण कहा जाता है कि ये हार जो नेहरू जी को इतना आघात पहुंचाया था कि इन्हीं की वजह से इनका दिल का दौरा पड़ने से जो इनकी मृत्यु जो हुई थी 27 मई 1964 को हुई थी। भारत और पाकिस्तान के
सॉरी चीन की जो इसमें लड़ाई हुई थी, उसी के वजह से इनकी दिल का दौरा पड़ने से 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। फिर इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी कि भारत की खोज। उसके बाद ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, और एक है मेरी कहानी। उसके बाद आता है एक और बुक था जो कि इनकी जो एक पुत्री थी जो कि इंदिरा गांधी थी, जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। तो जब ये एक नैनी जेल में थे तो वहीं से इन्होंने एक पत्र लिखा था अपने पुत्री के नाम, और उसका नाम क्या था? पिता का पत्र पुत्री के नाम। ठीक। उसके बाद बात की जाए तो इनका जो नारा था आराम हराम है। जवाहरलाल नेहरू ने हम लोगों के लिए स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो नारा दिया था आराम हराम है, यानी कि जब तक से हम अपनी जीत को हासिल नहीं कर लेंगे, जब तक से हम लोग स्वतंत्र नहीं हो जाएंगे, जो आराम है ना हमारे लिए सभी के लिए हराम है। फिर बात की जाए तो 14 नवंबर बाल दिवस। तो ये बच्चों से इतना प्यार करते थे और बच्चों को भी इनसे इतना लगाव था कि जब इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 को, तो 14 नवंबर को ही हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, जो कि चिल्ड्रंस डे कहा जाता है। फिर उसके बाद बात किया, इन्होंने जो कृषि और उद्योग में उस समय भारत में जो स्थिति थी उसको सुदृढ़ बनाया तथा एक नई युग की शुरुआत की। इसी की वजह से जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है। ठीक। उसके बाद हम बात करें तो ये जो हमारे नेहरू जी थे, ये केवल एक राजनेता ही नहीं, ये एक लेखक भी थे, जो कि हम यहाँ पे बुक के द्वारा हमने बता ही दिया। उसके बाद जो ये एक बहुत ही महान व्यक्ति थे। उसके बाद बात की जाए तो इन्होंने एक वक्तव्य कहा था भारत के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए एक वक्तव्य कहा था कि मैं चाहता हूं कि मेरी भस्म का शेष भाग उन खेतों में बिखेर दिया जाए जहां पर हमारे किसान आज लगातार काम कर रहे हैं, जिससे कि ये जो हमारी अस्थि है उन खेतों और धूल कणों में मिलकर भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। तो ये जो बात बोले थे नेहरू जी ने, इसी बात से हमें पता चलता है कि इन्हें हमारे देश, अपने देश से कितने लगाव था और ये अपने देश से कितने प्यार करते थे। तो इस प्रकार से फ्रेंड आज हमने जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ बहुत ही जानकारी हासिल की तथा इनके बारे में जाना, और इनसे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। तो चलिए कुछ हम एक बार तुरंत से एक बार फिर हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जगह पर, आनंद भवन में। उसके बाद इनका पिता का नाम मोतीलाल नेहरू था, जो कि पेशे से वकील थे। उसके बाद माता का नाम था जो स्वरूपा रानी नेहरू था। इनकी जो पत्नी थी कमला नेहरू, जिनकी शादी 1916 में हुई। उसके बाद शिक्षा के लिए इन्होंने विश्व के बेहतरीन विश्वविद्यालयों में जाकर अलग अलग जाकर वकालत की, अपनी आगे की पढ़ाई की। उसके बाद ये 1926 से 28 तक लेकर कांग्रेस के महासचिव रहे। फिर 1929 में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने शामिल हुआ और पूर्ण स्वराज का लक्ष्य रखा। उसके बाद बात किया जाए तो 1946 में जो भारत का अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो कुल 214 सीटों में से 205 सीटों पर इन्होंने कांग्रेस जीत हासिल की थी। उसके बाद ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और ये सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री थे। कब तक? कितने साल तक? 17 साल तक। उसके बाद कब से कब तक थे ये भी ध्यान रखना है हम लोगों को, जो कि 1947 से लेकर 1964 तक था। इसके बाद इन्हीं के देखरेख में 1950 में भारत में पंचवर्षीय योजना की शुरुआत होती है, जो कि रूस से लिया गया है। फिर 1951 में बात की जाए तो एशियाई खेलों का आयोजन सर्वप्रथम दिल्ली में हुआ था। फिर इनकी विदेश नीति को बात की जाए तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किए थे। उसके बाद ये गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, इन्होंने गांधी जी के मार्गों पर चला, इन्होंने खादी वस्त्र धारण किए, टोपी पहने। इन्हें लोग प्यार से चाचा नेहरू कहते हैं, जो कि इनके जन्म दिवस यानी कि 14 नवंबर के शुभ अवसर पर बाल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। और उसके बाद इनकी जो मृत्यु हुई थी 27 मई 1964 को हुई थी। कैसे? दिल का दौरा पड़ने से। उसके बाद इनकी कुछ पुस्तकें जो कि हमने बता ही दिया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेज ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी और पिता का पत्र एक पुत्री को। तो इस प्रकार से आज हमने जवाहरलाल नेहरू के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।